नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को देखते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका दावा है कि ये जीडीपी के 10% के बराबर है। इस पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया हम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पुरखों से भी लेना चाहते हैं। हमारे साथ यशवंत सिन्हा जुड़ रहे हैं स्काइप कॉल पे, और देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो वो सरकार को भी समझते हैं, पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए। पहली प्रतिक्रिया मेरी संख्या को लेकर ही मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये नंबर और ये जो परसेंटेज आप तक पहुंचा है, 20 लाख करोड़ रुपए और 10% भारत की अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी का शेयर है, ये कहा गया था वेस्टर्न इकोनॉमीज को लेकर के कि इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो देश दे सकते हैं, तो उन्होंने किया भी है। यूएस ने किया है, वेस्ट यूरोप में भी कंट्रीज कर रही हैं। भारत को लेके संशय था, लेकिन सरकार ने अनाउंस तो किया है अपनी तरफ से। आपको कैसा लगा? देखिए, अगर आपको प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य की याद है तो उसमें आपने इस बात पर गौर किया होगा कि उन्होंने कहा कि इसके पहले जो सरकार का अनाउंसमेंट है जी, उसके बाद आरबीआई की जो घोषणाएं हैं, उन सबको 20 लाख शामिल माना जाएगा। तो लोगों ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लगभग 8 लाख करोड़ का पैकेज पहले आरबीआई सपोर्ट को आरबीआई ने दे दिया था जी, और 1,70,000 करोड़ का सपोर्ट सरकार ने उसकी घोषणा की थी जी। तो ये दोनों मिला के 9,70,000 करोड़ हो गया। तो बाकी बचा 10 लाख करोड़ के थोड़ा सा ऊपर। अब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 10 लाख करोड़ का पैकेज आएगा, कोई नया पैकेज आएगा। ने उसका खुलासा किया, उसमें आपने देखा होगा कि 5 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर का पैकेज की उन्होंने कल घोषणा की। तो अब लगभग 5 लाख करोड़ की घोषणा बाकी है जी। वो देखेंगे कल परसों में कितना उसको कवर किया जाता है। लेकिन मुख्य बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि 1,70,000 करोड़ जो पहले पैकेज की घोषणा हुई थी जी, जिसके बारे में भी लोग कहते हैं कि बजट में जो आइटम्स थे उनका फ्रंट लोडिंग हो गया और इस तरह ये किया गया और इसमें नया कुछ खास नहीं है। जैसे किसान सम्मान जो जून में मिलता उसको अप्रैल में दे दिया जी, तो उसमें कोई खास बात नहीं थी। और कल आपको याद होगा कि वित्त मंत्री के प्रेस वार्ता के बाद एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि जो आपने आज घोषणाएं की हैं उसमें बजट प्रावधान कितना है, कितना बजट से निकलेगा, कितना पैसा। और उन्होंने उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए की बात कल कर चुके हैं और इतना कह के छोड़ दिया। मेरा ये कहना है कि कल जितनी घोषणाएं हुई हैं वो सारी बैंक्स के बारे में हैं और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हैं। सरकार के बजट से उसमें कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए जो कल डेफिसिट है सरकार का उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके पहले सरकार ने घोषणा करी कि वो जो सरकार उधार लेती है उसमें वो 4 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा उसका इजाफा कर रही है जी। तो वो पहले घोषणा हो चुकी है। मुझे लगता है कि सब ले दे के जो ये घोषणाएं हुई हैं उसमें वो 4 लाख करोड़ को शामिल कर लेंगे, बाकी भार वो वित्तीय संस्थाओं के ऊपर, बैंकों के ऊपर डाल देंगे और क्लेम करेंगे कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, जो कि मैं मानता हूं कि एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के अलावा और उसका कुछ खास मतलब। ठीक बात है। ये सारा कैलकुलेशन आपने बड़े अच्छे से समझाया और इसको लेके काफ़ी चर्चा भी, लेकिन जो सरकार है और सरकार के समर्थक भी हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो अंदर खाने वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आउटले देने की स्थिति में सरकार वैसे भी नहीं थी। हम उतने
अमीर मुल्क नहीं है जितना कि बाहर होता है कि जीडीपी का 10% आप इंडिया में लगाएंगे तो वो काफी सारा पैसा है, उतना है नहीं। तो आप रिफॉर्म्स के तहत के उसमें देंगे या आप लिक्विडिटी के रूप में ही देंगे। और वित्त मंत्री ऐसा भी कह रही हैं कि अभी कुछ ऐलान हैं जो वो आने वाले वक्त में करने वाली हैं। तब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश रह गई है? नहीं, मेरा इसमें केवल इतना कहना है कि फिर हम ये लंबे चौड़े जो दावे करते हैं ना, वो करना बंद कर दें। प्रधानमंत्री कहते हैं 20 लाख करोड़, 10% हमारे जीडीपी का हम देने वाले हैं। अब दूसरे मुल्कों में, कई मुल्कों ने 10% किया है, 12% किया है। जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की तो जो सरकार के समर्थक हैं उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि रूजवेल्ट का जो न्यू डील हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, या जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके मुकाबले या उससे बड़ी बात आज के दिन हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केवल एक पैकेज के रूप में नहीं देश के सामने रखा, उन्होंने उसमें एक स्लोगन दिया आत्मनिर्भरता का। जी हाँ। और ये कहा कि एकदम एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की दिशा में। तो आपको सब कुछ देखने को नहीं आया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन लंबी चौड़ी बातें होती हैं और उसना ऐसे की जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, वो बिल्कुल मिसप्लेस्ड। ठीक बात है। अभी ललन टॉप के दर्शक एक ऐसे वित्त मंत्री को देख रहे हैं जिन्होंने 2 बार ऐसे बजट स्पीचेस की तैयारी तो की है, एक बार प्रेजेंट भी किया है और एक बार तैयारी रह गई थी जब देश क्राइसिस में था। एक बार हम आर्थिक संकट में थे जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, और दूसरी बार जब हम पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो एक बार आपने इंटरिम बजट दिया, एक बार आपने पूरा बजट दिया। एक वित्त मंत्री के होना एक अनपॉपुलर जिसको कहते हैं जॉब है, थैंकलेस जॉब है। आपको काफी काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा कहने वाले लोग कम मिलेंगे क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि कम बजट में कैसे हो जाए। तो यही चीज सरकार की तरफ से आती है कि यही काम निर्मला सीतारमण भी कर रही हैं। आप वित्त मंत्री रहे हैं, अगर आप इस स्थिति में आपको सरकार की वित्तीय नीतियां बनाने का मौका मिलता तो आप कहाँ पे आप कोर्स करेक्शन करते हैं सर? पहले तो आपने जो कहा कि मैंने अपने वित्त मंत्रालय के काल में या वित्त मंत्रित्व के काल में बहुत सारे संकट देखे हैं। केवल 91 का संकट नहीं, 98 में भी बहुत बड़ा संकट था। उसके ऊपर से हम लोगों ने जो परमाणु परीक्षण किए और दुनिया भर के देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तो एक विकट परिस्थिति पैदा हुई थी जिससे देश को निकाला। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से, कि ये सब कोरोना वायरस मान लीजिए कुछ साल में खत्म हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, इसके ऊपर हमारी रीति हो जाती है, फिर भी आपके और हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीर इस समय की बिल्कुल पावरफुल ढंग से, बहुत शक्तिशाली रूप में हमारे दिमाग में रहेगी? वो तस्वीर रहेगी उन माइग्रेंट लेबरर्स की, प्रवासी मजदूरों की, जो पैदल, साइकिल से, रिक्शा से, बसों में ठूस कर, ट्रकों में ठूस कर किसी तरह अपने गांव घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी लाखों मजदूर भारत की सड़कों पर हैं, वही सामने रहेगी। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ और निर्मला सीतारमण जी का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन दोनों को जोड़कर हम देखते हैं तो देश को निराशा इस बात से हुई कि प्रधानमंत्री ने सहानुभूति के, संवेदना के 2 शब्द भी ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं कहे। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं। जी हाँ। और वो अपने, खास करके जो हमारे सो कॉल्ड स्टेट्स हैं, जी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में। तो ये कोई भी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई सरकार का अंडर सेक्रेटरी भी जी अगर प्लान बनाता तो वो इस बात को सोचता कि हम जो लॉकडाउन करने जा रहे हैं उससे सबसे बड़ी समस्या पैदा होगी इन मजदूरों के लिए जी, क्योंकि धड़क
लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए जी। उन्हीं उद्योग धंधों में ये मजदूर काम कर रहे थे, तो वो मजदूर बेकार हो जाएंगे। जो हमारे छोटे उद्योग हैं, खास करके माइक्रो जो यूनिट्स हैं, हम जानते हैं कि उनकी स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि वेजेज और सैलरी मार्च और अप्रैल का नहीं मिला, जी उसके बाद वो खत्म हो गई और वो बाध्य हुए इस बात के लिए कि कैसे भी डेस्परेट होकर वो कम से कम अपने गांव लौट जाए जहां पर कि जी सके। रास्ते में बहुत लोग खप गए, मर गए, लेकिन ये उनकी कोशिश हुई ना। ये जो है किसी भी शासक प्रशासक को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, भाई ये समस्या उत्पन्न होगी। और जब 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया, उसी समय तय करना चाहिए थे। दो विकल्प थे दोनों के बीच। एक विकल्प था कि जो जहां है वहीं रहेगा, उसके लिए हमको जो सुविधा उपलब्ध करानी है हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे, नहीं देंगे उसको, और दूसरा था कि उनको घर पहुंचा देंगे। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर विकल्प होता है कि जो जहां है उसको हम वहीं पर सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन भी जो अगर जाना चाहता है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे जो आज के दिन हमने व्यवस्था की है, यानी कि ट्रेन चला है। आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष था, हम उस पर जरूर जाएंगे क्योंकि आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाता है। फिलहाल हम नीतियों पे बात कर रहे थे, पॉलिसी लेवल पे। चूंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान हुआ है और उसी पर बात चल रही है और आपने वो मंत्रालय संभाला है, तो वो कौन सी नीतियां थी जो सरकार अपनी मंशा से मिस कर गई और अपने ऐलानों में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई? देखिए, जब लॉकडाउन आया 24 मार्च को जी, तो हमने कई बार ट्वीट करके इस बात को कहा कि और किसी की चिंता सरकार करे ना करे, ये आवश्यक है कि वो गरीबों की चिंता करे। अब हमारे देश में बहुत सारे गरीब मजदूर हैं, तो प्रदेश के बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन प्रदेश के भीतर भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनकी भी रोजी रोटी बंद हो गई। जी हाँ। विभिन्न क्षेत्रों में लोग किचन चला रहे हैं, सरकारें चला रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं। अब देखिए उसमें कितनी भीड़ आ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि हमारे समाज में बहुत भूख है, जिस भूख की पूर्ति नहीं होती, तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे लॉकडाउन के चलते। जी। तो इसलिए सबसे आवश्यक बात क्या थी? सबसे आवश्यक बात थी कि लॉकडाउन की घोषणा करते समय हम सबसे पहले देश के गरीबों, मजदूरों, छोटे किसानों का ध्यान रखते, ताकि उनके लिए हम उचित उपाय करें। अब जाहिर है कि ये ध्यान नहीं रखा गया। और आप सोचिए एक बात कि प्रवासी मजदूर तो पैदल चल रहे हैं, तो उनका दृश्य सामने आ जाता है। एक किसान या बहुत सारे जो डेली वेज अर्नर अपने इलाके, उनका दृश्य नहीं सामने आता है। तो इसलिए नहीं आता है कि वहां कोई पहुंचता नहीं है उनकी तस्वीर खींचने के लिए। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि किसान जो हैं वो अपना उत्पादन सड़कों पर फेंकने के लिए या खेत में ही उसको बर्बाद कर देने के लिए। जी हाँ। तो हमको ये सोचना चाहिए था ना कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, एक दिन का स्ट्राइक होता है इस मुल्क में, तो सरकार जो भी हो उसकी तरफ से बयान आता है कितने हजार या लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जब 21 दिन का लॉकडाउन, फिर उसको बढ़ा रहे हैं 19 दिन का लॉकडाउन, तो हमको ये सोचना चाहिए था कि इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो देश के गरीबों को होगी, रोज खाने वालों को होगी, प्रवासी मजदूरों को होगी, छोटे किसानों को होगी, और उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। और वो पूरी व्यवस्था बनाकर हमें लॉकडाउन करना चाहिए था। अब देखिए क्या हुआ है। हुआ ये है कि जो अब हम ट्रेन चला रहे हैं प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए, जी, हम क्या करते हैं, चेक हेल्थ का
एक थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करते हैं। जी और जो लौट कर अपने अपने प्रदेशों में गए, गांव में गए, वो अब कोरोना वायरस फैला रहे हैं। वहां पर हर जगह संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, क्योंकि ऐसे जो संक्रमित मजदूर हैं वो भी गए। जब आपने लॉकडाउन किया तो उस समय देश में जो संख्या थी 1000 से भी कम थी, 500 क्या, तो 500 की संख्या हाँ, तो संक्रमित लोगों की संख्या 500 थी। उस समय आपने लोगों को वापस नहीं भेजा, और जब 75,000 हो गया तब लोगों को भेज रहे हैं वापस, तो जाहिर है कि इससे संक्रमण भी बढ़ेगा। तो इतनी सारी गलती क्यों की हम लोगों ने, इसका किसी को उत्तर देना पड़ेगा ना। काम नहीं किया उनके लिए, उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। यही वो बातें हैं जो हम आपसे समझना चाहते हैं। आपने एसडीएम से लेकर आप अंडर सेक्रेटरी लेवल तक आपने काम किया हुआ है सरकार के साथ में, स्टेट में भी, और आपने फिर यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है एज IAS। सरकार का पक्ष जो लोग रखते हैं या जो हम बाकी सरकारी अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आए कि अब मूवमेंट रोक देना है, तब मूवमेंट रोका गया। और अब जो दिया जा रहा है रिलैक्सेशन, वो 2 वजहों से, कि एक वो ह्यूमैनिटेरियन है और दूसरा इस मकसद से कि अब अर्थव्यवस्था को ज़्यादा देर तक के नहीं रोका जा सकता है। इन 2 वजहों से अब वो उसको रिलैक्स किया जा रहा था। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सरकार के अंदर जो लोग हैं, क्या उनमें सोच की क्लैरिटी नहीं है, या फिर उनको जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से इंस्ट्रक्शंस जो मिल रहे हैं, वहाँ मतलब ये दिक्कत कहाँ आई है? जिस दिक्कत की आप बात कर रहे हैं, क्या वो हमारी ब्यूरोक्रेसी नाकाबिल है, या वो कहाँ हुई है दिक्कत? कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है सरकार, उसको अगर एडवाइस देने का मौका मिला तो उसको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि लॉकडाउन के ये परिणाम होंगे, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर इसका ऐसे असर पड़ेगा, इसलिए उनके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं नहीं जानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने ये मशवरा दिया या नहीं दिया, और अगर दिया तो क्या उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन जिस तरह आज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है सरकार का, उससे सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सर्वज्ञानी वही हैं और उनको ही तय करने का अधिकार है और किसी के एडवाइस की उनको जरूरत नहीं। सारी देश की सारी जनता ने स्वीकार किया कि भाई लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन हो गया। लेकिन ये सरकार का काम था सोचना ना कि लॉकडाउन का परिणाम क्या होगा। तो उसको 19 दिन और बढ़ा दिया, फिर 2 हफ्ते और बढ़ा दिया, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इन नीतियों को बनाने के पीछे इस तरह की सोच थी ही नहीं, और हथौड़ा चलाने की सोच थी। यह हथौड़ा मार दो और उसका जो होगा देखा जाएगा। तो जो नतीजा आया वो सामने है। और सबसे जो हमको तकलीफ की बात लगती है कि कल 65 मिनट के 70 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री जी ने इन समस्याओं का जिक्र तक नहीं किया। और चारों तरफ से अगर शिकायत हो रही है कल के पैकेज की, तो यही हो रही है। बहुत सारी रचनात्मक बातें हैं, जैसे कि उन्होंने जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, अच्छा पैकेज है। उससे फायदा उनको होगा, कुछ तत्काल भी फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम उनको लोन दे देंगे, बहुत आसानी से लोन, तो बिना कोलैटरल के लोन मिल जाएगा। वो खोल देंगे अपनी यूनिट्स, उसमें काम कौन करेगा? मजदूर तो घर चलेगा। उसके बाद आपने कहा प्रोडक्शन करो, वो प्रोडक्शन करेंगे तो बिकेगा कहाँ? तो सारे देश में हॉटस्पॉट्स बने हैं, रेड जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, कहाँ जाएगा? मुंबई में बिकेगा, दिल्ली में बिकेगा, कोलकाता बिकेगा, कहाँ बिकेगा? मेरा ख्याल ये भी है क्योंकि ये रिफॉर्म्स लंबे टाइम के लिए किए गए हैं, तो जब ये मार्केट खुलेगा या तब ये उसके बाद की भी कल्पना इन ऐलानों में रही होगी। एक चीज़ ज़रूर, मतलब आपने उस 3.5 लाख करोड़ के पैकेज की ज़रूर तारीफ की है। एक चीज़ कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको हाईलाइट किया है कि सरकार ने अपनी मंशा इस मामले में बड़ी साफ की है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हम आपको आसान किस्तों पे, आसान कर्ज के दर पे आपको पैसे हम उपलब्ध करवा देंगे। वो RBI की तरफ से भी होगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी होगा, अपना अपना हिस्सा है।
एक आलोचना इसकी की जा रही है कि ये जो लोन वाला तरीका था ये पहले ही फेल हो चुका था जब कोरोना संकट नहीं आया था। हमारा देश एक बहुत बड़ा बैड लोन बैग जिसके ऊपर है, उसको कहते हैं कि उसके ऊपर हमारे बैंक्स बैठे हुए हैं। क्या यही एक इकलौता तरीका था इकोनॉमिक स्टिमुलस का? एक वित्त मंत्री की नजर से आप इसे कैसे देखते हैं? मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ दिन पहले, हो सकता है 10 दिन पहले, वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा की थी, यह कहा था कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करके बैंक्स बैठे हुए और जैसे ही सब कुछ खुलेगा वो तत्काल हम लोग उस लोन को डिसबर्स करेंगे। लेकिन अभी तक वो लोन डिसबर्स नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आज की परिस्थिति में है, या इसके पहले भी, कोरोना आने के पहले जो परिस्थिति वो ये थी कि लोन तो उपलब्ध है लेकिन लोग लोन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोन लेकर वो करेंगे क्या? उत्पादन करेंगे, क्योंकि वो चुका नहीं पा रहे हैं लोन। उत्पादन बिकेगा कहाँ? जब उत्पादन बिकेगा ही नहीं तो उत्पादन करके क्या करेंगे? और लोन जो है वो उत्पादन के लिए होता है। तो इसलिए ये पूरी व्यवस्था पहले से चरमराई हुई थी। आप जानते हैं कि लगभग 2 साल से हर क्वार्टर में हमारा जो विकास दर था वो नीचे आ रहा था। कोर सेक्टर्स हमारे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे काफी लंबे समय से। हर सेक्टर में ये परेशानी थी और पूरी इकोनॉमी में कोरोना आने के पहले ही, जिसको डिमांड कहते हैं, मांग, जो आपकी हमारी बिल की मांग होती है, वो मांग खत्म हो गई। जी हाँ। ये अर्थव्यवस्था में एक स्लो डाउन का फेज आया था। उसके बाद कोरोना आ गया जिससे अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अब उसको चलाने में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि एक तो ये है कि आप लोन आसानी से दीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी ना कि लोन ले लो, उस लोन लेने के लिए वातावरण बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि देश में जो डिमांड है उसमें इजाफा हो। और देश में डिमांड में इजाफा होगा जब लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा। तो वो पैसा कैसे पहुंचाएंगे हम लोगों के पास, उसके बारे में सोचना चाहिए था। तो पहले तो हमको तत्काल जो समस्याएं आने वाली थी उसके बारे में सोचना था। उसके बाद हम डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में सोचना चाहिए था। पैसे कैसे लोगों के पास पहुंचाएंगे उसके बारे में सोचना चाहिए था। और एक समेकित नीति बनानी चाहिए थी जिससे ये सब कुछ हो सकता था। और मैं आपको साफ कहूँ कि मैं इस बात के समर्थक नहीं हूँ कि लोगों के जेब में पैसा देने का मतलब कि मुफ्त में पैसा पहुंचा दे। कुछ लोगों के जो अत्यंत गरीब हैं उन लोगों को पैसा पहुंचाना होगा, लेकिन बाकी जो लोग एबल बॉडीड हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब इतने लाखों मजदूर जब वापिस आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें नरेगा का जो अलॉटमेंट उसको बढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने गांव में रहकर काम कर सके। दूसरी बात, अर्बन एरियाज में जो छोटे छोटे शहर कस्बे हैं वहाँ पर हमें एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू करनी चाहिए थी। जो लोग वहाँ मजदूरी करना चाहते हैं, एक जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू करनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में सोचना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब सरकार की तरफ से इस तरह दिए जाते हैं कि ये इन सारे जगहों पे हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं। मनरेगा पहले से रूरल में काम कर रहा है, अर्बन एरियाज में भी उनके संबल भारत वगैरह उनकी स्कीम्स चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट की खास तौर पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के जवाब आते हैं कि इन चीज़ों पे तो हम पहले ही काम कर रहे हैं, जब आप देखिए कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो ये सारी चीज़ें दोबारा काम करने लगेंगी। क्या आपको आप जो चीज़ें कह रहे हैं, आप एक अलग कुछ खास ऐलानों की बात करें, तो क्या हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात कर सकते हैं कि सरकार ये 3-4 चीज़ें और कर ले? मैं बिल्कुल एक बात कर रहा हूँ। एक तो देखिए, राज्य जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो फ्रंट लाइन में है। ये जो फाइट हो रही है, जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उसमें फ्रंट लाइन में कौन? फ्रंट लाइन में हमारी राज्य सरकारें। राज्य सरकारों को उनका देय पैसा जो था जीएसटी वगैरह, वो भी नहीं मिला है। हजारों करोड़ रुपया राज्यों के बाकी हैं जो भारत सरकार को देना चाहिए था। उसके बाद राज्य सरकारों की और भी स्थिति मजबूत, वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार को
सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए था। सारे राज्य बल्कि कल टकटकी लगा बैठे हुए थे कि वो पैसे उनके देंगे। लिए क्या आता है। हाँ, जी तो हाँ। उनको कुछ नहीं मिला कल। आगे देखेंगे क्या हो रहा है। दूसरी बात कि मनरेगा तो एकदम साफ जाहिर है ना कि मनरेगा में जो मजदूर वापस लौटेंगे वो चाहेंगे कि उनको रोजगार मिले गांव में। आप उनके लिए मनरेगा का जब जो प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान, उसको बढ़ाएंगे तो ज्यादा आसानी के साथ उनको रोजगार मिलेगा। भारत सरकार के पास लगभग 100 मिलियन टन अनाज है इस समय। 10 करोड़ टन अनाज भारत सरकार बैठी हुई है। क्यों नहीं उसको रिलीज करती है लोगों को खाना खिलाने के लिए और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए? तो नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, स्पेसिफिक बात, कि अर्बन एरियाज में मनरेगा टाइप का प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम क्यों नहीं चलाना शुरू कर रही है? स्किल डेवलपमेंट की बात आपने की। स्किल डेवलपमेंट का क्या हाल है इस देश में आप और हम जानते हैं। मेक इन इंडिया क्या हाल हुआ आप और हम जानते हैं। तो जो पुरानी बातें हैं उसमें कुछ बातें सफल हुई, कुछ बातें उतनी सफल नहीं हुई। तो इसलिए ये जरूरी था कि हम नए ढंग से चिंतन करते और इन चीजों के बारे में सोचते ताकि काम करने के बाद लोगों के पास पैसा जाए। उसमें अनस्किल्ड वर्कफोर्स और स्किल्ड वर्कर्स दोनों के पास पैसा जाए काम करने के। और काम करने के बाद जब उनके जेब में पैसा जाएगा तो एक और उत्पादन होगा, दूसरी ओर कंजम्पशन बढ़ेगा। ये बिल्कुल एक साधारण सा आर्थिक सिद्धांत है जी। और ये होगा तो देश में मांग बढ़ेगी, देश में मांग बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उत्पादन बढ़ेगा धीरे धीरे करके। अब आपने देखा होगा लोग कह रहे हैं स्वीडन में कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, जर्मनी में कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, हांगकांग में कोई लॉकडाउन नहीं। सामान्य रूप से लोग काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर लोगों को जो संक्रमित हैं उनको अलग किया जा रहा है, जो उनके कांटेक्ट में जो लोग आए उनको अलग किया जा रहा है, लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल। तो मैं जो हथौड़े की बात आपसे बार बार कर रहा हूँ कि हमने तो देश हथौड़े के चपेट में कौन आएगा उसके बारे में सोचा, अब उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ठीक बात है। आपने राज्यों पर बातचीत हमारी आगे जाने वाली थी। आपने राज्यों का जिक्र छोड़ा कि उन्हें उम्मीद थी एक आउटलेट जो कि उनको फिलहाल नहीं मिला है। हो सकता है सरकार भविष्य में उनके लिए कोई ऐलान करे। हमारे देश में अलग अलग राज्यों ने जिस तरह से कोरोना को रिस्पॉन्स अपने यहाँ तैयार किया है उसके अलग अलग रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। केरल को उदाहरण दिया जाता है सक्सेस को लेकर के, जहाँ स्थिति खराब है वहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में एक टाइम स्थिति काफ़ी खराब थी, तमिलनाडु में अब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आपने आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपने स्टेट में भी खूब काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट के सामने किस तरह के यूनिक चैलेंजेस आते हैं? पहला सवाल, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, और दूसरा एक राज्य सरकार को किस तरह से इस तरह के संकटों से निपटना चाहिए, किसका काम आपको ठीक लगा? देखिए अभी हाल का जो इतिहास है उस पर 1 मिनट के लिए हम लोग नजर डालें। अब दुनिया को पता चल गया था कि कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस चीन के वुहान में पैदा हुआ है और दिसंबर के अंत तक दुनिया को यह बात पता चल गई थी। 20 जनवरी को यूएसए में पहला केस आया, साउथ कोरिया में पहला केस आया जी, भारत में पहला केस आया 30 जनवरी को। तो हम लोगों को तत्काल कदम उठाने चाहिए थे। तत्काल कदम उठाते अगर हम लोग तो शायद ज़्यादा फायदा होता। तो हमने पूरा फरवरी गंवा दिया, मार्च के लगभग 3 हफ्ते हमने चलने दिए और उसके बाद अचानक हमने 22 को जनता कर्फ्यू किया, 24 को लॉकडाउन कर दिया। ये हुआ। देश में इस समय इस संकट के ध्यान में रखते हुए किस बात की जरूरत है? नेशनल गवर्नमेंट तो हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट टाइप का शासन चला सकते हैं। और नेशनल गवर्नमेंट टाइप के शासन से मेरा मतलब ये है कि भारत सरकार के साथ साथ सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी, सारे राज्यों के मुख्य सचिव
जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो, ये सारे लोग मिलकर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इसके जो लोग, ये सारे लोग मिलकर सरकार को ये मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। सरकार ने मशवरा लिया। 20 मार्च को पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक की। अब वो बैठक करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि सब कुछ भारत सरकार कर नहीं सकती है, इसलिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने को विवश। वैसे वो 5 बार मतलब बैठक कर चुके हैं, 5 बार अब तक हो गया है बैठक। और ये बताइए, आपकी विपक्षी दल के नेता जितने हैं उनके साथ कितनी बार बात हुई है? नहीं हुई है। उनके पास भी आइडियाज है ना। वो अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने अलग वो एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वहां एक दूसरा कुछ चल रहा है। साथ ये बहुत आवश्यक था इस वातावरण में कि सारे राजनीतिक दल मिलकर ये तय करते कि भाई कोरोना काल में कोई राजनीति नहीं होगी। ये शुरू में हुआ कि कोरोना काल में राजनीति नहीं हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो उल्लंघन किया वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया और अब लगातार वो कर रहे हैं। और इसमें भारत सरकार भी शामिल हो गई है। तो ये जो छोटी राजनीति हो रही है, किस तरह की छोटी राजनीति की बात कर रहे हैं सर हम अभी? छोटी राजनीति इस तरह कि आप वो जितने मुख्यमंत्री हैं और राज्य की सरकारें हैं उनके पीछे आप पड़े। पश्चिम बंगाल का उदाहरण आप ले लीजिए, वहाँ के राज्यपाल का क्या बिहेवियर। अभी आपने जो नाम लिए जिन प्रदेशों का, महाराष्ट्र का और तमिलनाडु का और एक जगह मध्य प्रदेश का और दूसरे राज्यों, उसमें आपने पश्चिम बंगाल का नाम तो नहीं लिया कि वहाँ ही बहुत बुरी हालत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ही सबसे वाहियात स्टेट है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और गृह मंत्री से लेकर वहाँ के राज्यपाल से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर है, इसके केंद्र के जो पदाधिकारी हैं, सारे एक साथ मिलकर आक्रमण कर रहे हैं रोज सुबह शाम ममता सरकार के ऊपर। ये छोटी राजनीति नहीं है क्या? मेरा ये कहना है इस समय जिस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता थी, उस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को सरकार ने कायम नहीं किया। एक जो नियमित रूप से सबसे कंसल्टेशन करना चाहिए था, एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए थी, वो सरकार ने नहीं बनाई। अब कल जो उनका पैकेज आया है तो सारे राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि उनसे इसके बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। राजनीतिक दल भी जिम्मेदार लोग और उनसे कंसल्टेशन करने में सरकार को कोई परहेज नहीं है। आपने सरकार के अंदर आपका ये कहना है कि सरकार ने कंसेंसस का माहौल बनाने की कोशिश नहीं की या आपको वो करते नहीं दिखे और राज्यों को उन्होंने साथ नहीं लिया। यहाँ से अलग अलग मत हो सकते हैं अलग अलग दलों के, लेकिन इस संकट में आप भी हैं, हम भी हैं और हर तरह के हर दल के लोग हैं। यहाँ से आगे का रास्ता आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स की दृष्टि से हम पहले बात करेंगे और उसके बाद हम पॉलिसी पे चलेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स की दृष्टि से तो एकदम साफ हो गया है कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो बीजेपी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए राजनीति करेंगे, इसलिए राजनीति होगी। कहाँ तक उसको हम संयमित रख सकते हैं, इस पर हम विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैंने आपसे कहा कि नेशनल गवर्नमेंट टाइप का की व्यवस्था बनानी चाहिए थी। सरकार बना सकती है, लेकिन सरकार को बनाने में शायद रुचि नहीं है। तीसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण, आगे के रास्ते आगे जाते हुए गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि लॉकडाउन का क्या होगा। लॉकडाउन, आज हम 14 मई को बात कर रहे हैं, 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है। तो लॉकडाउन का हम क्या करने वाले हैं? ये लगता है कि लॉकडाउन में हमें रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा और बहुत ग्रेजुअल रिलैक्सेशन की बात तो सरकार भी कर रही है साथ। तो हमें इसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे? बहुत लार्ज स्केल टेस्टिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो ये। नंबर 2, हमको ये करनी पड़ेगी कि जो लोग जिनको क्वारंटाइन में रखना है उनको क्वारंटाइन में रखो,
जिनको आइसोलेशन में रखना है उनको आइसोलेशन में रखो, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में है उसको हमको इस मौके का फायदा उठाते हुए, जिसका कल जिक्र नहीं किया वित्त मंत्री ने, बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करके हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। उसके बाद हमें डील करना पड़ेगा वैसे लोगों से जिनको संक्रमण हो गया है, और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम से कम लोग में अपनी जान गंवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो जाए। और अभी तक कोई इसका वैक्सीन नहीं आया है, कोई पार्ट नहीं है इस वायरस का जी। हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ देयरफॉर हम लोगों को ये इंतजाम करना पड़ेगा कि हथौड़ा चलाने की नीति को छोड़कर हम एक महीन नीति पर चलें और कोशिश ये करें कि हमारी अर्थव्यवस्था जितना खुल सकती है उतना खुले, उद्योग धंधे फिर अपना उत्पादन, जो सप्लाई चेन है वो फिर पुनर्स्थापित हो। आज मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है वो ये है, लोग मुझे ये सूचना देते हैं कि भाई खोलने की बात तो कर दी सरकार, कहती है सरकार की खोलो, लेकिन हम खोल के करेंगे क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस कहीं ना कहीं अवरुद्ध हैं। जी हाँ, उनको अभी खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो हम इंतजाम ऐसा करें कि हम कोरोना के साथ जिंदा रहना सीखें। उसके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से, मेडिकल के दृष्टिकोण से जो उपाय हैं वो एक तरफ करें, उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है उसको खोलने का प्रयास करें जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक बात है। एक बातचीत के आखिरी हिस्से में मैं थोड़ी देर बिहार पे बात करना चाहता हूँ। बिहार का जिक्र छूट गया था जब मैंने उन स्टेट्स की बात की जहाँ के रिस्पांस को लेकर खूब आलोचना हुई है। बिहार में एक बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो अपने राज्य लौटना चाहती थी और सरकार काफ़ी समय तक हिचकती रही उन्हें लेने से भी, और दूसरे राज्यों की तरह बसों वगैरह की व्यवस्था भी नहीं हुई। और अभी भी जो वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स है काफ़ी परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही। बिहार जो कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इसी साल चुनाव भी होना है, आपको कैसा लगा वहाँ पे बीजेपी जदयू का गठबंधन जिस तरह काम कर रहा है, नीतीश कुमार का जो रिस्पांस रहा है इतनी बड़ी महामारी को लेकर? जो नीतीश कुमार जी का रिस्पांस रहा है, और उसके पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी 15 सालों से शासन में, 15 साल, एक टर्म क्या होता है 5 साल का होता है जी। 15 साल से वो शासन है। अब 15 साल के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको ये करने का मौका नहीं मिला, वो करने का मौका नहीं मिला। 15 साल में नहीं कर पाए तो जिंदगी भर में नहीं कर पाए। बिहार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चौपट है, जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चौपट है। उसकी ओर नीतीश कुमार का, उनकी सरकार का ध्यान नहीं गया, समय रहते हमने उसको इम्प्रूव नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ, गरीबी दूर नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर आज भी जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए विवश हैं। आप देख रहे हैं कि जो हजारों लाखों लोग सड़क पर हैं, वापस लौटना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बिहार के हैं। तो क्यों बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए? क्यों वो उनको अपने प्रदेश में उनको काम नहीं मिलता है? क्योंकि हमने उस आर्थिक तरक्की की ही नहीं जिसकी वजह से उनको वहाँ पर काम मिलता, उद्योग धंधे एस्टैब्लिश हो ही नहीं। तो इसलिए बिहार की पहले की बहुत हालत खराब थी, गरीबी थी, जलालत थी। और जब उनके वापसी का काम शुरू हुआ तो नीतीश कुमार जी ने स्वयं और उनकी सरकार ने एक बहुत ही अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया और ये कहा कि भाई हम उनको नहीं आने देंगे। बड़ा जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तब वो लेने को तैयार हुए और बड़ी संख्या में लोग वापस जाएंगे ही। और ये रिस्क सरकार को उठाना पड़ेगा कि उसमें से बहुत लोग संक्रमित हो सकते हैं, उनको आप क्वारंटाइन में रखिए और उसके बाद जो लोगों को जो संक्रमित होते हैं उनको बिल्कुल अलग थलग कीजिए, लेकिन हम नहीं वापस आने देंगे ये आप नहीं कह सकते।
नीतीश कुमार जी ने पिछले दिनों में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यही कहा है और उसको लेकर बिहारियों में बहुत 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 गुस्सा। अगर इस साल जो कैलेंडर था उस हिसाब से चुनाव होते हैं साल के अंत में, तो क्या किसी भी भूमिका में लोग यशवंत सिन्हा को फील्ड पर देखेंगे? मैं आपको एक बात, जब चूंकि आपने ये सवाल मुझसे पूछ ही दिया तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने तो आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 2014 में ही राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया। केवल एक कल्पना मेरे दिमाग में थी कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न आते हैं तो उस पर मैं अपनी राय रखूंगा और मैंने रखा है पिछले 6 साल। जिसने काफी अनपॉपुलर बनाया आपको गवर्नमेंट के लिए। हाँ, जो भी हुआ, मैं परिणाम की चिंता मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं की है, अभी भी नहीं करता। मेरा दोबारा राजनीति में लौटने का कोई इरादा नहीं है, दोबारा किसी पद पर जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट रूप से आज के दिन कहना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति इतनी खराब रही है, और बिहार मेरा जन्म स्थान है, हमारी कर्मभूमि रही हजारीबाग झारखंड, लेकिन मेरा जन्म स्थान तो पटना है, बिहार है। तो इसलिए मैं एक कर्ज माटी का चुकाने के लिए बिहार लौटूंगा और बिहार में क्या कुछ हो सकता है बेहतर बिहार बनाने के लिए, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। मतलब क्योंकि ये सवाल इसीलिए भी, मतलब हमारा नहीं है, सभी दर्शकों का भी होता है कि जब आपने ऐलान किया था कि अब आप बीजेपी के एक्टिव पॉलिटिक्स आप छोड़ेंगे, तब मंच पे तेजस्वी थे, और तेजस्वी फिलहाल वहाँ पे एलओपी हैं, और जनता दल जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो दावेदार हैं पावर के जब चुनाव होते हैं। क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप या तो वो पार्टी ज्वाइन करें या तो उनके विचार के साथ जाएं? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, और उस दिन हमने पटना में भी कहा था 21 अप्रैल 2018 को कि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा। तो इसलिए जब मैं इस लॉकडाउन के बाद बिहार जाऊंगा, पटने जाऊंगा, तो मेरा जरूर इस दिशा में प्रयास होगा कि राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में तो नहीं लौटूंगा, लेकिन ये प्रयास जरूर करूंगा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स में लोग हैं वो एक साथ होकर सत्ताधारी दलों का मुकाबला। नीतीश कुमार के जो पहले, आप आज से 3 या 4 साल पहले के नीतीश कुमार को याद करेंगे तो वो अखबारों में काफ़ी तारीफों के साथ छपा करते थे, और बिहार में भी एक माहौल था, सुशासन का नारा चल रहा था। कहाँ पे वो चीज़ कोलैप्स कर गई है, कहाँ गलत चले गए हैं नीतीश? बहुत, क्योंकि ये कोरोना से पहले से भी मैं इसका जिक्र शुरू कर रहा हूँ। नीतीश बाबू का दूसरा नाम था सुशासन बाबू, तो उनको सुशासन बाबू के नाम से जानते। लेकिन हुआ ये कि तो वो धुआं कैसे हो गया है? धुआं इसलिए हो गया कि उन्होंने राजनीति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, शासन और प्रशासन को नहीं। इसलिए उनका जो आप पिछले 5 साल का आप कार्यकाल देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें शासन प्रशासन की तरफ उनका कम ध्यान गया और राजनीतिक जोड़ तोड़ में वो ज्यादा व्यस्त रहे। तो जाहिर है कि शासन प्रशासन को धक्का लगा, और इसलिए जो तरक्की थोड़ी बहुत उनके पहले टर्म हुई तो कुछ सड़कें वड़कें बनी थी, वो सब ठप हो गया, और अब जो है बिहार एक दलदल में फंस गया है और हर तरह के वहां पर स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो वहाँ इन सब बातों को लेकर लोगों को चूंकि राहत नहीं पहुंच रही है, केवल कोरोना के समय में नहीं, बाकी टाइम में भी, और कोई आर्थिक उन्नति नहीं हुई, इसलिए लोगों के मन में घोर निराशा इस समय है नीतीश बाबू को लेकर, सुशासन बाबू को लेकर। एक विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल है, वापस जो हमारा मुद्दा था उस पर लौटते हुए, सरकार ने एक संख्या दे दी है 20 लाख करोड़ और जीडीपी का 10%, उसमें से एक हिस्से को लेकर वो क्या करने वाले हैं उसको लेकर के उन्होंने ऐलान कर दिए हैं। एमएसएमईज को लेकर 3.5 लाख का ऐलान हो गया है। अगर यही संख्या आपके पास हो
तो आप इसे और अगर आपके पास नीति बनाने का मौका होता तो आप इसको बचे हुए हिस्से को किस तरह से खर्च करना पसंद करते? जो ओवरलुक हो गई चीजें हैं वो कौन सी हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं आज के दिन जी। और भारत में और भारत के बाहर भारतीय आर्थिक विशेषज्ञ बहुत हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उनसे विचार विमर्श नहीं कर रही है, लेकिन उसमें से कई लोगों ने और अधिकांश लोगों ने एक सर्वाइवल पैकेज की बात करी है। सर्वाइवल पैकेज का मतलब ये हुआ कि इस आग के दरिया से हम डूबकर कैसे निकले, इसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। उस सर्वाइवल पैकेज का कहीं जिक्र आज तक नहीं हुआ है, कोई ऊपर काम नहीं हुआ है, और जो भी आज के दिन तकलीफ हो रही है या आगे तकलीफ होगी वो इसीलिए होगी कि ये सर्वाइवल पैकेज के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। सर्वाइवल पैकेज के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लगभग 18 लाख करोड़ का सर्वाइवल पैकेज ही बने, और इसका जो पांच भाग है वो जाना पड़ेगा सरकार के बजट से। वो बैंकों के ऊपर, वित्तीय संस्थाओं के ऊपर, उद्योग धंधों के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार को अपने खजाने से खर्च करना पड़ेगा। और मैंने भी पहले लेख लिखे हैं, ये जब कोरोना शुरू हुआ हमने कहा इस समय हमें वित्तीय घाटे की चिंता छोड़ देनी चाहिए और हमें सरकारी खजाने से पैसा खर्च करना चाहिए। उसका एक बड़ा भाग हम लोगों को राज्यों को देना चाहिए, क्योंकि राज्यों के मार्फत ही वो नीचे पहुंचेगा। तो और ये पैसा किन मदों में जाए तो बेहतर रहेगा सर? जैसे एमएसएमईज एक हिस्सा हुआ जिसको लेके ऐलान हो चुके हैं। एमएसएमई सर्वाइवल पैकेज का हिस्सा नहीं है। सर्वाइवल पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा ये होगा कि जो सबसे गरीब लोग हैं, जो हाल के में बेरोजगार हो गए, ऐसी आधी आबादी जो हमारे देश के आज के दिन है, आधी आबादी का मतलब करीब 65-70 करोड़ लोग। जी हाँ, रघुनाथ राजन भी अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि 65,000 करोड़ के आसपास इन्हें त्वरित सहायता दी जानी चाहिए। जी, सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, सीधे उन तक हमको अनाज पहुंचाना पड़ेगा, सीधे इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो कम से कम जिंदा रहें, और जब जिंदा रह जाएंगे तो आगे बहुत लड़ाई बाकी है, लड़ेंगे। इसलिए सर्वाइवल पैकेज जो है ये सबसे पहला चार्ज होना चाहिए था, फर्स्ट आइटम होना चाहिए था सरकार के 20 लाख करोड़ के इंतजाम में। ठीक है, चूंकि आपने काफी लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया है सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कितनी उम्मीद है आपको कि एक सही ट्रैक पर सरकार लौट जाएगी? पता नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने में, कोई विचार देने में अभी असमर्थ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत, निखिल जी, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक ये सरकार और सरकार में उच्चस्थ पदों पर बैठे लोग अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कार्यशैली को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक मेरे जैसे लोगों को कोई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। टॉप के सभी दर्शकों की तरफ से आपने इतना वक्त दिया, और ये जो काफ़ी ग्लिचेस आए उसके लिए मैं पर्सनल रूप से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है।